So, hello class 7 students, welcoming you all back to your new chapter, that is chapter number 4. और अब हमारा geography का portion जो है for this book has been ended, and now we will start with your history का chapter, history का syllabus. And the first chapter for your history is new beginnings, cities and states. This is your chapter number 4. Chapter number 3 में हमने chapter number 3 तक मतलब हमने geography का portion देखा था for this particular book. अब हम देखेंगे फॉर योर नेक्स्ट बुक का, दैट इज योर हिस्ट्री का चैप्टर। यहाँ पे कौटिल्य अर्थशास्त्री जी ने लिखा हुआ है। कौटिल्य जो कि अर्थशास्त्री थे, उन्होंने लिखा हुआ है, द किंगडम शैल बी प्रोटेक्टेड बाय फोर्टिफाइंग द कैपिटल एंड द टाउन्स एट द फ्रंटियर्स. The land should not only be capable of sustaining the population but also outsider in times of calamities. It should be beautiful, being endowed with cultivable land, mines, timber forests, elephant forests, and good pastures rich in cattle. It should not depend only on rain for water. It should have good roads and waterways. It should have a productive economy with a wide variety of commodities. मतलब कि जैसे हमने पिछले मतलब हमने फोर्टिफाइंग मतलब कि फोर्ट्स बनाए जाए कैपिटल्स में, है ना, जो टाउन है उधर बनाया जाए, प्लस जो लैंड है वो सिर्फ और सिर्फ जो उसकी पॉपुलेशन है उसी के लिए ही ना हो पाए, मतलब कि जो पॉपुलेशन वहाँ पे रह रही है उसी के लिए खाना वगैरह ना प्रोवाइड कर पाए, मतलब कि अगर फॉर इन केस गॉड फॉरबिड अगर कुछ बाहर आ कैलेमिटी आ जाती, कुछ चीज आ जाती, कोई बाहर से भी लोग आते तो उनके लिए भी फॉर आउटसाइडर्स ऑल्सो वो काम में आए। उसके अलावा इट शुड बी ब्यूटीफुल, मतलब कि वो ब्यूटीफुल होनी चाहिए, उसमें कल्टेबल लैंड, माइन, टिम्बर फॉरेस्ट, एलिफेंट फॉरेस्ट होना चाहिए, पास्चर भी गुड होना चाहिए, प्लस सिर्फ और सिर्फ बारिश पे ही ना रहे निर्भर, पानी के लिए और भी चीजें होनी चाहिए, अच्छी रोड होनी चाहिए और वाटरवेज भी अच्छा होना चाहिए, साथ ही साथ प्रोडक्टिव इकोनॉमी भी होनी चाहिए। राइट, सो दीज आर द ruins ऑफ अ मेजर स्ट्रक्चर एट राजागिरी, है ना, राजागृह, विच इज मॉडर्न डे राजगीर इन बिहार, जो कि मगध महाजनपदा का कैपिटल था। राइट, now before starting there are again three big questions. First is, what is meant by second urbanization of India? Second, why were the Janapadas and Mahajanapadas an important development in India's early history? What kind of system of governance did they evolve? So ये हैं class 7 आप लोगों के big questions. So let us go one by one. What is second urbanization of India का मतलब? जो second urbanization का मतलब है, पहले मैं read and then explain. The second urbanization refers to the period around the 6th century BCE when many new towns and cities developed in the Ganga plains after the decline of the Harappan cities. It is also called the second urbanization because India has already experienced its first phase of urban development during the Indus Valley civilization. तो इसको सेकेंड अर्बनाइजेशन इसलिए कहा गया क्योंकि ये 16th सेंचुरी बीसी के उसमें हुई थी, प्लस इसमें बहुत सारी नई नई सिटीज और टाउन भी डेवलप हुए थे गंगा प्लेन्स के दौरान में, आसपास में, जब हड़प्पन सिटीज एज इन खत्म हो रही थी तब ये हुआ था। प्लस इसको सेकंड अर्बनाइजेशन इसलिए कहा गया क्योंकि पहला जो फेज था अर्बन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट का, वो आपका इंडस वाली सिविलाइजेशन में ही हो गया था। राइट, दिस अर्बन ग्रोथ बिकम पॉसिबल बिकॉज आयरन टूल्स हेल्प पीपल क्लियर फॉरेस्ट एंड कल्टिवेट न्यू लैंड, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स सरप्लस फूड प्रोड्यूस सरप्लस फूड, trade and commerce increased, crafts and industries developed, permanent towns and cities were established. मतलब इन सारी वजहों से ये यहाँ पे ग्रोथ हुई थी, यानी कि आयरन टूल्स की वजह से फॉरेस्ट को वो करा गया था, कम करा गया था, और ज़्यादा लैंड में कल्टिवेशन हो पाई थी, एग्रीकल्चर हुआ था जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फूड मिला, ट्रेड कॉमर्स इंक्रीज हुआ था, बढ़ा था, और जो क्राफ्ट्स की इंडस्ट्री थी वो बढ़ी थी, और ऐसे ही एक परमानेंट टाउन सिटीज भी हुई थी। This period also saw the rise of Mahajanapadas, new religions like Buddhism and Jainism, and important centers of learning. यानी कि यहाँ पर जो महाजनपदास थे हमने उनका राइज देखा, प्लस कुछ कुछ जो रिलीजन जो कि नए आजम देखे हमने, जो कि बुद्धिज्म और जैनिज्म थे, वो भी हमने इस उसमें देखे थे। Why were the Janapadas and Mahajanapadas an important development in India's early history? तो जनपदा और महाजनपदा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्यों है, तो हम देखते हैं। तो जनपदा वर अर्ली किंगडम फॉर्म बाय डिफरेंट ट्राइब्स, ओवर टाइम सब बिकेम लार्जर एंड मोर पावरफुल नोन एज महाजनपदा। तो जनपदा मतलब कि जो पहले के किंगडम होते थे ना, किंगडम राज्य बनाते थे, जो कि अलग अलग ट्राइबल लोग या जो भी एक अपने किंगडम बनाते थे, उसको हम जनपदा कहते थे। तो ज्यादा बड़ा किंगडम हो या ज्यादा पावरफुल किंगडम होता उसको जनपदा से महाजनपदा बोल दिया जाता था। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट था वो यहाँ पे लिखा हुआ है।
दे वर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे क्रिएटेड ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट, मतलब कि इसलिए इम्पोर्टेंट है पहली चीज तो ये कि ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट एज एन अच्छे ऑर्गेनाइज वे में एडमिनिस्ट्रेशन अपना कर रही थी। दे मेंटेन आर्मीज फॉर प्रोटेक्शन, यानी कि उनपे आर्मीज की जो कि उनके पीपल को, उनके सिविलियंस को, उनकी जगह को प्रोटेक्ट करके रखा है। दे कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम पीपल, जो वहाँ पे लोग रह रहे थे, बाय मेनी मीन्स वहाँ से टैक्स कलेक्ट होता था। एग्रीकल्चर ट्रेड क्राफ्ट फ्लरिश, यानी कि जो खेती बाड़ी थी, जो ट्रेडिंग थी, क्राफ्ट सिस्टम्स था, वो सारा फ्लरिश हुआ, वो आके बढ़ावा दिया उसको। सिटीज डेवलप्ड एज सेंटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉमर्स, यानी कि वहाँ पे बहुत सारी सिटीज भी आगे आगे चल के डेवलप हुई और एडमिनिस्ट्रेशन का, कॉमर्स का सेंटर बनी। लॉज एंड सिस्टम्स ऑफ जस्टिस बिकेम मोर ऑर्गेनाइज, यानी कि जो लॉज था, लॉ और सिस्टम जो था, वो जस्टिस का और धीरे धीरे जाके ऑर्गेनाइज बना। दे लेड द फाउंडेशन फॉर लेटर एम्पायर सच एज मौर्यन एम्पायर, यानी कि वो आगे चल के ऐसे ऐसे एम्पायर ही आगे बढ़ के बड़े बड़े सॉरी, बड़े बड़े अच्छे अच्छे एम्पायर बने, जैसे कि मौर्यन एम्पायर बना था। Thus, they marked an important step in India's political, economic and social development. यानी कि बहुत ही बड़ा स्टेप था इंडिया की पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल डेवलपमेंट के थ्रू, राइट। व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस डिड दे इवॉल्व, तो क्या सिस्टम था उनका, तो ये पढ़ते हैं। मोस्ट महाजनपदास had monarchy where a king ruled the kingdom. The king was assisted by minister, officials and advisors, सॉरी। तो जो महाजनपदा थी उसमें मोनार्की थी, यानी कि एक राजा का रोल है, वो ही पूरे किंगडम को रूल करते थे, वैसा था। और जो किंग था उसकी मदद करने के लिए बहुत सारे ऑफिशियल्स थे, बहुत सारे मिनिस्टर्स थे, जो उसको एडवाइस वगैरह, सजेशन वगैरह उसका काम में हेल्प करवाते थे, बट किंग ही उसको एज एन रूल करता था। सम महाजनपदा सच एज द वाजी कन्फेडरेसी फॉलोड अ गणा संघा और रिपब्लिकन सिस्टम। अब जैसे वज्जी कन्फेडरेसी में गणा संघा या फिर रिपब्लिक सिस्टम भी माना गया था। वो सिस्टम में क्या होता है मैं बताता हूँ। सो ग्रुप ऑफ लीडर्स गवर्न टुगेदर, important discussions were taken through discussions and meeting decisions, sorry, important decisions were taken through discussions and meetings, and the ruler was not always hereditary। यानी कि यहाँ पर जो लीडर्स थे उनका एज एन ग्रुप बनाया गया था, और वो ग्रुप ही पूरा एज एन गवर्नमेंट का रोल निभा रहा था, गवर्न कर रहा था एज एन टुगेदर। कोई भी डिसीजन लेना होता है तो वो एक बंदा ही धड़ल्ले से नहीं बोल सकता कि ये हो रहा है, नहीं। तो दे हैव टू डू अ मीटिंग, उसमें डिस्कशन करना होता है, हर एक बंदे को अपना पार्ट करना पड़ता है, एंड देन द डिसीजन इज बीइंग टेकन। और जो ये रूलर्स हैं इनको एज एन, ये हेरिडिटरी नहीं है कि जैसे अगर ये मर जाए या जो भी हो आगे चल के इनके बेटे बने, नहीं, वो हेरिडिटरी ये नहीं था। सो दिस वाज एन होल डिफरेंट सिस्टम। और यहाँ पे लिखा भी है, दीज डिफरेंट सिस्टम्स शो दैट एंशिएंट इंडिया हैड बोथ मोनार्की एंड द अर्ली फॉर्म ऑफ रिपब्लिक्स। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पे रिपब्लिक्स के भी अर्ली फॉर्म्स थे और मोनार्की भी हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से देखी, राइट। आगे चलते हैं। लेट अस रिकॉल दैट इन द अर्ली सेकंड मिलेनियम BCE, that is over a few centuries after 2000 BCE, the Indus Harappan Sindhu Saraswati civilization, which we called India's first urbanization, disintegrated. Some of its cities were abandoned, in others, some people continued living there but reverting to a rural or village lifestyle. मतलब कि सेकंड मिलेनियम BCE, मतलब कि कुछ सेंचुरीज, 2000 BC की सेंचुरीज के बाद में जो इंडस कह लो, इंडस सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी, जिसको इंडिया की फर्स्ट अर्बनाइजेशन भी बोला गया था, वो डिसइंटीग्रेट हो गए थे, यानी कि बिखर सी गई थी। कैसे? क्योंकि आपका यहाँ पे सारी जो सिटीज थी उसको अबैंडन हो गया, यानी कि खाली पड़ गई। और कुछ जो बाकी थी वहाँ पे लोगों ने रहना तो शुरू किया, बट वहाँ पे एज एन, जैसे विलेज लाइफस्टाइल गाँव में नहीं होता वैसे सा लाइफस्टाइल उन्होंने वहाँ पे वो किया, राइट। They had to, since all the components of the Harappan urban order had disappeared. Elaborate structures, both private and public, crowded streets, busy markets, different communities with specialized occupation like metalsmith, potters, builders, weavers, craft people, and so on. Writing system, a sanitation system, the presence of an administration, and behind it all, a larger state structure with the ruling class at the head. मतलब कि धीरे धीरे करके जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो हरबन अर्बन सॉरी हड़प्पन अर्बन सिविलाइजेशन जो भी थी सिविलाइजेशन थी, वो इसके धीरे धीरे करके सारे के सारे कंपोनेंट्स डिसअपियर हो गए, चले गए, गुम हो गए, जो भी कह दो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा ये सारी चीजें थी, यहाँ पे बहुत सारे अच्छी अच्छी चीजें थी, जिससे जितने भी स्ट्रक्चर्स थे जो भी प्राइवेट थे या पब्लिक थे वो चले गए। क्राउडेड स्ट्रीट्स, भरी भरी स्ट्रीट्स, मार्केट्स, वो सारी खराब हो गई। बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज थी जिसके अलग अलग ऑक्यूपेशंस थे, जैसे कि मेटल स्मिथ थे, है ना, पॉटर्स जो मटके बनाते हैं, बिल्डर्स, वीवर्स जो क्राफ्ट बनाते थे, क्राफ्ट पीपल, और बहुत भी सारे। एक राइटिंग सिस्टम था, एक सैनिटेशन सिस्टम था, एक एडमिनिस्ट्रेशन था, वो सारा कुछ चला गया।
और इसके पीछे एक पूरा स्टेट का स्ट्रक्चर था जो कि कौन संभाल रहा था, रूलिंग क्लास जो थी वो संभाल रही थी, वो भी चली गई। एंड फॉर अ होल मिलेनियम अर्बन लाइफ रिमेन्ड एब्सेंट फ्रॉम इंडिया। तो ये पूरे की वजह से अर्बन लाइफ इंडिया से हट चुकी थी फॉर अ होल मिलेनियम। इंडिया, though there may have been a few towns here and there in North India, indeed there were important regional cultures which we need not study here. मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे टाउन्स थे वहाँ पे इंडिया में, बट देन ऑल्सो जो अर्बन लाइफ थी वो यहाँ पर से चली गई थी, राइट। और भी बहुत सारे रीजनल कल्चर्स थे जो कि हमको यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पे लिखा है, राइट। यहाँ पे आपको फर्टाइल गैंगेटिक प्लेन्स दिखेंगे जो कि हेल्प करे महाजनपदास को ग्रो करने में यहाँ पर, ठीक है। So then, in the first millennium BCE, a vibrant new phase of urbanization began in the Ganga plains. Parts of Indus Basin and neighboring regions gradually spreading to other parts of the subcontinent. यानी कि जो सारे पार्ट्स थे इंडस बेसिन के, सिंधु सिंधु बेसिन के, और जितने भी आसपास के वो थे, वहां पर एक नया फेज ऑफ अर्बनाइजेशन शुरू किया गया। और ग्रेजुअली ग्रेजुअली धीरे वहां से शुरू होके और आगे आगे जाके बढ़ा, राइट। हाउ डू वी नो दिस? अब हमें कैसे पता? हमें दो सोर्सेज की वजह से पता है। पहला, द आर्कियोलॉजिकल excavations that have confirmed the existence of these ancient urban centuries, and second was the ancient literature describing them. Late Vedic, Buddhist, Jain literatures are full of reference to these न्यू अर्बन सेंटर्स। अब ये जो नए सेंटर्स बन रहे थे, जो नए अर्बनाइजेशन हो रही थी, हमें इसके बारे में कैसे पता? तो जो आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन, जो आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने यहाँ पे ढूंढा, ये जगह की सारी छानबीन करी, वहां से उनको एक तो पता चला। एंड सेकंड चीज है, तो वहाँ के वो सारी राइटिंग थी, लिटरेचर था उस टाइम का, वहां पर से इनके बहुत सारे रेफरेंस दिए गए थे, तो वहां से भी देखो रिलेट हो। तो ये दो मेन सोर्सेस थे, क्वेश्चन आ सकता है, तो ये दो मेन सोर्सेस थे, सो यू शुड नो लाइन बाय लाइन अच्छे से, ठीक है। This new phase is also called India's second urbanization, which incidentally has continued right up to today. मतलब कि इसको सेकंड अर्बनाइजेशन बोला गया था, जो कि इंसिडेंटली आज तक कंटिन्यू हो रखी है, राइट। अब जनपदास एंड महाजनपदास के बारे में हम पढ़ते हैं। Yeah, let us read about Janpadas and Mahajanpadas. So, toward the end of second millennium BCE, regional cultures gradually reorganized themselves in North India. तो अब second millennium के end तक, मतलब कि उसको खत्म होने तक, जब खत्म होने वाला था second millennium BCE, तो वहाँ पे कुछ regional cultures थे, वो अपने आप को reorganize करा हुआ है, कहाँ पे? North India में, Gangetic Plains में, right? As people formed clans or groups probably sharing a common language and common custom, each clan came to be associated with a territory और जनपद led by राजा और रूलर। तो जो जितने लोग थे, जितने भी ग्रुप्स थे, वो सारे सारे लोग एक कॉमन जगहों से, कॉमन चीज से, मतलब कि उनका एक कॉमन एक विधि है, एक कॉमन तरीका है कुछ करने का, एज एन एक कॉमन कस्टम है उनका, या फिर एक कॉमन कोई उनकी लैंग्वेज कॉमन है, वो उससे सारे लोग एक नए ग्रुप्स बनाते रहे, है ना। और हर एक जो ग्रुप्स थे उनको एज एन एक टेरिटरी या कि जनपदा के उससे माना गया। और वो जनपदा मतलब कि उनका वो जगह थे उनकी वो सब, और उसका जो रूलर था, यानी कि वो उसको जो लीड कर रहा था एज एन उन लोगों को, तो उसको राजा कहा गया था, राजा और रूलर। तो जनपदा इज संस्कृत वर्ड विच मीन्स वेयर द पीपल जन हैव सेट फुट पदा। यानी कि जनपदा मतलब कि जहाँ पे लोग, यानी कि जन ने हैव सेट फुट, मतलब कि वहां पे जहाँ पे लोगों ने पैर अपने रखने हैं, वो जनपदा है। ऐसे अगर नॉर्मल हिंदी में समझाऊं तो जहाँ पे लोगों ने अपने पैर सेट करनी है, यहाँ पे पैर रखे हैं, वहां पे दैट इज व्हाट इज कॉल्ड योर जनपदा। जन मतलब कि वे द पीपल, पीपल हैव सेट फुट, फुट मींस पदा, राइट। तो वहां पे जो पे लोग सेटल हो चुके हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल अ जनपदा। जनपदा इज काइंड ऑफ अ टेरिटरी एरिया, और उसका जो रूलर था या जो जिसको लीड कर रहा था, उसको हम राजा या रूलर कहेंगे, राइट। द जनपदा ग्रू एज ट्रेड नेटवर्क एक्सपैंडेड एंड कनेक्टेड। अब जनपद तो धीरे धीरे ना ग्रू कर रहे थे, बढ़ रहे थे, और जैसे ही ट्रेड नेटवर्क्स आगे बढ़ रहे थे, एक्सपैंड हो रहे थे, कनेक्ट हो रहे थे, तो वैसे ही वो बढ़ रहे थे, है ना। 17th 18th 7th 8th सेंचुरी में BCE में कुछ जो अर्ली स्टेज थे वो एक साथ मर्ज हुए, है ना, जिससे कि और बड़े बड़े यूनिट्स बने, जिसको हमने महाजनपदास कहा, जो कि यहाँ पे वही लिखा है दैट बाय द 8th और 7th century BCE some of the early states had merged together, the resulting bigger units were known as महाजनपदास। यानी कि छोटे छोटे जो जनपदास थे वो आगे बढ़ के एज इन जब और टाइम बीता तो साथ जुड़ के बड़े बड़े हो गए, दैट वाज व्हाट वी कॉल एज महाजनपदास। Although the texts have different lists of them, the more frequent list gives the name of 16 Mahajanpadas, extending from Gandhara in northwest to Anga in the east and to Ashmaka in central India, close to the Godavari River.
तो मतलब कि अभी तक जो हमको टेक्स्ट इतना मिला है वहाँ पर बहुत अलग अलग लिस्ट है उन सबकी, बट जो ज्यादातर जिनका नाम आता है लिस्ट में वो 16 यानी कि 16 महाजनपद हैं, जो कि नॉर्थ वेस्ट में, यानी कि नॉर्थ वेस्ट यानी कि आपका अभी का जो असम वगैरह साइड है वहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट कह रहा हूँ सॉरी, नॉर्थ वेस्ट इधर में, सॉरी सॉरी गलत बोल रहा मैंने, नॉर्थ वेस्ट मतलब कि जहाँ पे आपका राजस्थान वाला साइड है वहाँ पे गंधारा, ईस्ट साइड में अंगा, और सेंट्रल इंडिया में अशमका जो कि गोदावरी रिवर के पास में था, राइट। देयर मे हैव बीन अ फ्यू मोर अलोंग विद सम स्मॉलर जनपदास कंटिन्यूइंग इंडिपेंडेंट, मतलब कि वहाँ पे और भी हो सकते थे जहाँ पे कुछ छोटे मोटे जनपदास वहाँ पे फिर भी इंडिपेंडेंटली लिव कर रहे हूँ, बट व्हाट वी नो इज अबाउट दीज 16 महा जनपदास, ऑलराइट। आगे बढ़ते हैं। Think about that. Notice how many of the Janpadas are concentrated in Ganga Plain. There are several possible reasons for this, including the growth of agriculture in the fertile Ganga plains, the availability of iron ore in mountains and hills, and the formation of nutrient networks. तो यहाँ पे जो हमने देखा कि ज्यादातर जो महाजनपदास थे वो गंगेटिक प्लेन्स में, यानी कि उधर प्लेन्स में ही कंसेंट्रेटेड थे, वहां पे ही थे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे रीजन थे। पहला रीजन था कि एग्रीकल्चर का ग्रोथ बहुत अच्छा था, क्योंकि जो गंगा प्लेन्स पे फर्टाइल थे, प्लस वहाँ पे माउंटेन्स और हिल्स में आसपास में आयरन ओर मिल सकता था, राइट। उसके अलावा जो आपका नए ट्रेड नेटवर्क भी बहुत आसानी से बन सकते थे, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग वहां पर ही थे। तो दैट इज वाई दीज आर द थ्री रीजन, यानी कि ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर इन द फर्टाइल लैंड, iron ore availability, and formation of new trade networks. All right. Now there is somewhat a questions that the most powerful of these new states were Magadha, Kosala, Vatsa, and Avanti. Looking at the map, can you identify their capital? Also, how many can you match with the Indian cities of today? Compare this map with the map of the region mentioned in Mahabharata and list the names common to both map. What do you think this implies? So let us read. All right. Yeah. So identify the capital of Magda, Kosala, Vatsa, Avanti. तो ये सारे आपके महाजनपदास हैं, मगधा, कुसाला, वत्सा, अवंती। तो मगधा का जो कैपिटल है वो है राजगिरी, जो कि अब इलाहाबाद में पाटलिपुत्र हो गया था, राइट। एंड जो आज का जो प्रेजेंट डे सिटी है वहां पे, यानी कि अभी राइट नाउ जो सिटी है वहां पे, वो है यहाँ पे आपकी राजगीर और पटना, जो कि बिहार में है। नेक्स्ट इज कोसाला। कोसाला में आपका श्रावस्ती है, जो कि कभी कभार जिसको आप समटाइम्स लाइक योर अयोध्या as well। अभी वहाँ पे श्रावस्ती ही और अयोध्या है, यानी कि यूपी में आपका पड़ता है अयोध्या, तो सो कोसाला यूपी में चला गया। नेक्स्ट वो जो वटसा, वटसा आपकी कौशंबी में ही, यानी कि प्रयागराज के पास में, और प्रयागराज आपका यूपी में ही अगेन। एंड देन अवंती, अवंती का कैपिटल था उज्जैनी, उज्जैनी यानी कि उज्जैन, उज्जैन आपका एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में है। And many of these ancient capitals still exist today as important historical and cultural sites। जैसे कि बहुत सारे जो इसमें cities हैं, जैसे कि राजगृह का राजगीर हो गया, श्रवास्ती का श्रवास्ती हो गया, अयोध्या का अयोध्या ही रहा, है ना, उज्जैनी का उज्जैन हो गया। तो बहुत सारे ऐसे नाम जो हैं, ऐसी सिटीज जो हैं, ऐसे कैपिटल जो हैं अभी भी हैं, जिसको अपने अपने वो उसके साथ अपने साथ वो इतने से इतने हिस्टोरिकल और कल्चरल चीजें होल्ड करके रखे हुए हैं, राइट। अब हमको यहाँ पे बोला गया कि कंपेयर दिस, और क्या हमको कॉमन दिखता है। कॉमन नेम जो है जैसे कि मकदा, कुरु, पंचाला, मत्स्या, गंधरा, कोसाला, ये सब हैं। ये सारे रीजन्स जो है ना, ये आपके महाभारत में मेंशन है, तो वहाँ पे भी एक्सिस्ट करते हैं, और ये तब तक भी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर्स बन के दिखे थे हमें। और ये कंटिन्यूटी भी दिखाते हैं कि आपका जो एंशियंट ट्रेडिशंस थे और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट थे उसमें, राइट। तो कंटिन्यूएशन भी है और ये सब भी है, राइट। नेक्स्ट इज द मैप 4.3 shows Mahajanpada's capital। 4.3 है ये वाला गाइस, राइट। सो हम देखते हैं अभी। So the map shows Mahajanpada's capital, most of fairly large, well fortified, यानी कि बहुत ज्यादातर जो महाजनपदास थे बड़े बड़े थे और पूरे फोर्ट्स वगैरह उनकी सिटीज में बन रखे थे। With the moat running outside the fortification as for the defense, यानी कि मोट मतलब कि एक deep wide ditch surrounding a fort or fortified city with a filled water, यानी कि एक आपका ये मान लीजिए आपका महल है, तो उसके आसपास ना ऐसे गड्ढा हो जाता था, गड्ढा कर देते थे और वहां पे पानी भर देते, दैट इज कॉल्ड योर मोट, है ना। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड योर मोट, यानी कि फोर्टिफिकेशन जो आपका फोर्ट है उसके पास में आपका एक गड्ढा बना दिया और उस गड्ढे में पानी भर दिया। Often the gateway through the rampart wall would be deliberately kept narrow, so guards may control the movement of people and goods entering or leaving the city। मतलब कि ज्यादातर जो गेटवेज थे वहां के, यानी कि जो रास्ते थे यहाँ के, ज्यादातर रैम्पर्ट वॉल्स के थ्रू थे, यानी कि वॉल्स के थ्रू थे, जो कि बहुत ही कम नैरो बनाते रखी थी, यानी कि ज्यादा फैली हुई, ज्यादा बड़ी नहीं थी, बहुत ही एज इन छोटी जगह बना रखी थी, छोटी इन द सेंस नैरो।
ज़्यादा फैली हुई जगह नहीं बना रखी थी। नैरो इसलिए बना रखी थी ताकि जो गार्ड्स थे वो देखभाल के लोगों को अंदर और बाहर जाने की इजाज़त दे सकें, जिससे कि जो गुड्स हैं, जो एंटर कर रहे हैं, जो लोग हैं एंटर कर रहे हैं या लीव कर रहे हैं सिटी को, उस पे ध्यान दिया जा सके। And it is fascinating to note that most of these ancient capital continue to be living cities today। यानी कि ये बहुत ही ऐसी बात है कि ये जो इतने एंशिएंट एंशिएंट कैपिटल्स थे, ये आज तक की सिटीज तक, टुडे सिटीज, मॉडर्न सिटीज तक भी हैं। लाइक ये यहाँ पे लिखा दैट इट इज fascinating to note that most of those ancient capitals continue to be living cities today, modern cities that are often 2500 years old। All right, so let us see about this map of 16 Mahajanapadas। Note that their borders are approximate। यानी कि ये आपके मैप है महाजनपदास का, राइट। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे इंद्रप्रस्था है कुरु का, मत्स्या है व्याधा का, अवंतिका उज्जैन है, मथुरा का शुरासन है, त्रिपुरी का चेड़ी है, कोसंबुई वत्सा, कोसाला श्रवास्ती, अच्चचत्रा, पंचाला, मल्ला, कुसिनिरी, ब्रज वैशला, चंपा अंगा, राजगृह मगधा और यहाँ पे अश्मका भी है। तो ये मैप है आपके 16 महाजनपदास का, और इसके जो बॉर्डर्स हैं वो अप्रोक्सीमेट हैं, यानी कि इतने हैं नहीं बट एज एन अप्रोक्सीमेशन है ये। ऑलराइट, बाकी जो है ये अर्ली डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। So for this class, this much only, and we'll go forward, more forward अपने इस chapter में next class में, next episode में। So for this episode, this much only. We'll meet you all very soon with the second episode। तो ये episode number 1 था आप लोगों का, episode number 1। So we'll meet you all with the very next episode very soon। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ, and bye bye you all। We'll meet you very soon in the very next episode। Also thank you and bye bye।